So we'll start with new topic today. It is a very small and simple topic जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने ऑलरेडी इस टाइप का एक टॉपिक ग्रेविटेशन में देखा था जिसको हमने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड. सिमिलर टॉपिक है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय द वे, एज यू नो, अगर आपको याद होगा जैसे हमने ग्रेविटेशन में देखा था, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ सम फोर्स. अभी वो मैं उसमें फोर्स का फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा. यहाँ पे सिमिलरली एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज exerts a force on another electric charge. अभी जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस. जैसे ग्रेविटेशन में फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव था क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस. तो व्हाट वी नो इज every electric charge exerts a force on another electric charge. अब ये फोर्स रिपल्सिव या अट्रैक्टिव विल डिपेंड ऑन द चार्जेस. एंड व्हाट वी नो इज, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. इसका मतलब ये जो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो फोर्स है ये डिक्रीज होगा विद डिस्टेंस. So every electric charge exerts a force on another electric charge and this force decreases with increase in distance in all direction. अगर मैं चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ाऊं तो फोर्स क्या होने वाला है? कम होने वाला है. किसने बताया? कूलम्ब्स लॉ ने बताया, राइट? सो दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, दिस फोर्स decreases with increase in distance. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे फोर्स क्या होगा? कम होगा. और ऑल डायरेक्शन में ऐसा होगा. तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है, लेट अस से आई हैव टू चार्जेस, ये एक चार्ज है और दूसरा एक चार्ज है. इफ आई हैव अ चार्ज इन दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों में कुछ फोर्स है, और अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो फोर्स क्या होगा? कम. और यही चार्ज यहाँ होता और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ाता तो फोर्स क्या होता? कम. यही चार्ज अगर यहाँ होता और डिस्टेंस बढ़ाता तो फोर्स क्या होता? कम. तो रिमेंबर, दिस फोर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? अभी ये जो फोर्स की वैल्यू है ये कम क्यों हो रही है, ये समझाने के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं. क्या इमेजिन करते हैं? हम इमेजिन करते हैं कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है. हर एक चार्ज के सराउंडिंग में क्या है? एक स्पेस है. अगर उस स्पेस में दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. और इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड. Thus, every charge has a space surrounding it in which another charge experiences force, and this surrounding space is known as इलेक्ट्रिक फील्ड. गुड. तो पहले थ्योरेटिकली डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. एज आई टोल्ड यू, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. सो दस एवरी चार्ज हैज अ स्पेस सराउंडिंग इट in which another charge experiences force. This space is known as electric field. तो आई होप यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए. तो व्हाट वी नो सो फार इज, हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज exerts a force on another electric charge and this force, the magnitude of this force decreases with increase in distance in all direction. तो इसका मतलब हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है जहाँ पे अगर दूसरा चार्ज लाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. और इस सराउंडिंग स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकली डिफाइन किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हमको थ्योरेटिकल डेफिनेशन से ये तो नहीं समझा कि कौन से डिस्टेंस पे कितना फोर्स है. तो उसके लिए हमको चाहिए फॉर्मूला.
तो ये डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन ये डेफिनेशन थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता है कि क्या हो रहा है। जैसे चार्ज के सराउंडिंग में जो फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, वैसे ही हमने ग्रेविटेशन में देखा था, मास के सराउंडिंग में जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग और यहाँ के सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसलिए हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चार्ज के सराउंडिंग में अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ वी वांट टू मेक अ फॉर्मूला, हमको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। क्यों चाहिए, फॉर द सेम रीजन मैंने तुमको अभी बताया कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन तुमको सिर्फ ये बताता है कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज आ गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन बताने वाला है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नोट्स में क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसको छोड़ दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तो बहुत ईजी है ये। वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी नो। हमको कुलम्स लॉ ने कम से कम ये तो बता दिया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, लेट अस से एक है कैपिटल क्यू, एक है स्मॉल क्यू, और मान लेते हैं कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। तो पहले तो मैं दो चार्जेस इमेजिन कर लेता हूं। सो लेट कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू be the two charges separated by a distance r। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, r। so therefore the force between these two charges is, the force between these two charges is, what is the force between these two charges, फॉर्मूला बताओ, 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी यहाँ से आगे मैथमेटिक्स मतलब फॉर्मूला बनना चालू होगा, इट इज टू सिंपल। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज है, एक है कैपिटल क्यू, एक है स्मॉल क्यू। ऐसा हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि जो सोर्स चार्ज है, इसके आगे ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, सोर्स एंड टेस्ट, सोर्स एंड टेस्ट। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो उस फील्ड में आया तो फोर्स एक्सपीरियंस किया। बराबर। जैसे तुम अर्थ के ऊपर बैठे हो तो सोर्स कौन है, अर्थ। तुम खुद कौन हो, टेस्ट, क्योंकि तुम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलोगे, सोर्स। किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये खुद को फॉर्मूला सिंपल वे में याद रखने के लिए ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे। तो कैपिटल क्यू को मैं सोर्स मान लेता हूँ और स्मॉल क्यू को मैं टेस्ट मान लेता हूँ। मतलब फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, कैपिटल क्यू ने, और फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, स्मॉल क्यू। और अगर मैं टेस्ट चार्ज को मतलब स्मॉल क्यू को 1 कूलम मान लूँ, कितना मान लूँ, 1 कूलम, +1 कूलम। वैसे बाय द वे इस +1 कूलम को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्योंकि वैल्यू 1 है, पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर Q की वैल्यू +1 कूलम होगी तो ये जो फोर्स है, फोर्स ये क्या बन जाएगा, 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q, व्हाट इज स्मॉल q, 1। तो लिखूंगा क्या मैं, नहीं, अपॉन क्या, इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। इसमें से जिस पे फोर्स लग रहा है, जो टेस्ट चार्ज है, अगर वो 1 कूलम हो जाए तो जितना भी फोर्स होगा उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक डेफिनेशन बनेगा, तो डिफाइन कैसे करेंगे, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस किया फोर्स, +1 कूलम, उसको क्या बोलते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, डन। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे अगर +1 कूलम का चार्ज होता तो उस पर कैपिटल Q कितना फोर्स लगाता, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन बना लेते हैं इसका। अभी रुको जरा, तुमको मैं और एक ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए।
फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन हमको नहीं करना है, इसके लिए छोटी छोटी चीजें तुमको पता होनी चाहिए. So thus electric field is defined as the force experienced by, किसने एक्सपीरियंस किया फोर्स, किसने एक्सपीरियंस किया by unit positive charge at that point. पक्का गुड श्योर. तो अभी जो कॉन्सेप्ट है एक बार वापस समझ लो. What do we know? Every charge exerts a force on another charge, and this force decreases with increase in distance in all direction. Thus, every charge produces a surrounding space in which another charge experiences force, and this surrounding space is known as electric field. We know that the force between two charges, capital Q, small q, separated by distance r, is given by 1/4 pi epsilon 0 capital Q small q by r square. इसमें से जो कैपिटल Q है वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और स्मॉल q उसकी फील्ड में है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, स्मॉल q. अगर स्मॉल q की वैल्यू मैंने 1 कूलम कर दी तो जितना भी फोर्स था उसी का नया नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. Thus electric field is defined as the force experienced by unit positive charge at that point. यहाँ तक क्लियर. अब इमेजिन कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं. तो मेरे पास अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी चाहिए, 1 कूलम. नाउ इमेजिन मेरे पास सारे चार्जेस है, मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, फिर क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करना है ना, बराबर ना. इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया तुमने, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय व्हिच चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. नहीं है मेरे पास 1 कूलम का चार्ज, तो क्या करेंगे, फिर बोलेंगे जाने दो ना, 1 कूलम नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करेंगे ना. नहीं, वेरी गुड. तो एक काम करेंगे, हम स्मार्ट है, ह्यूमंस खुद को स्मार्ट समझते हैं, तो स्मार्ट काम करो. इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब ये यहाँ नहीं होना चाहिए. इसको गायब करना है ना, तो गायब कैसे करते हैं पता है, इस फोर्स को q से डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड, तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बाय r स्क्वायर. सिर्फ ये q उठाया इधर रख दिया, डिवाइड कर दिया. या तो मैं ऐसा भी लिख सकते हो, q क्या हो गया, हाँ वेरी गुड. तो ये q कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, 1 बन गया वहां पे. तो अब स्मॉल q की वैल्यू क्या करने दी हमको, 1 हो गई, 1. यस, तो इसी को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज. So therefore you have electric field E equal to force upon charge. बराबर. अब इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है. अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है. और इफ यू रिमेंबर, थोड़ा सा तुमको अगर वेक्टर से याद होगा, मुझे एक बात बताओ, a बार इक्वल टू b बार का मतलब क्या होता है, these two vectors are equal vectors, मतलब क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम. वेरी गुड, बराबर. अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, these two vectors have same direction but different magnitude. इनको तुम बोलते हो पैरेलल वेक्टर्स. क्या बोलते हो, और अगर ऐसा लिखा तो मतलब क्या होता है, वही होता है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. वेरी गुड, पक्का. ये a की जगह पे कौन है, E, F की जगह पे, B की जगह पे कौन है, F, और M की जगह पे कौन है. तो मुझे E और F के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से, सेम डायरेक्शन. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, जो अगला टॉपिक हम सीखने वाले हैं ना, वो इस पे से ही आता है, डायरेक्शन से. तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन, as that of force. गुड. तो अभी एक काम करते हैं, डायरेक्शन समझने के लिए, ये कैपिटल Q था जिसने क्या प्रोड्यूस किया, फील्ड प्रोड्यूस किया. ये स्मॉल q था, और ये स्मॉल q हमने क्या कर दिया, +1 कूलम. क्या कर दिया हमने,
+1 कूलम। क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या डिफाइन करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों से पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स के रिपल्सिव फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? स्मॉल क्यू। लगा कौन रहा है? कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू पुश करेगा कि पुल करेगा? पुश करेगा कि पुल करेगा? पुश। क्यों पुश करेगा? रिपल्सिव फोर्स। वेरी गुड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बराबर? पक्का? तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा? अवे। क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अवे। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अवे। अब उल्टा सोचो, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता? अट्रैक्शन होता। वेरी गुड। अट्रैक्शन होता मतलब ये जो स्मॉल क्यू है इसको कैपिटल क्यू क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। बराबर? तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। पॉजिटिव का क्या होता है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और तुम आगे सीखोगे, तुमने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्कूल में सीखा, सुना होगा सिर्फ। अब हमको एक्चुअली समझ में आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे है। तो फील्ड डायरेक्शन भी क्या है? अवे है। और नेगेटिव का फील्ड डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स। तो फील्ड चालू कहाँ से हुआ? पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि अवे था। और खत्म कहाँ हुआ? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्या था वो? टूवर्ड्स था। है ना? तुम जहाँ से चलना चालू करते हो मतलब तुम उस पॉइंट से अवे जा रहे हो ना। और जहाँ जा रहे हो वहां पे क्या जा रहे हो? टूवर्ड्स जा रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से दूर जा रहा है? पॉजिटिव से। किसके पास जा रहा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम प्लस टू माइनस। यहां तक क्लियर? तो डायरेक्शन तो मिल गया। अब डायरेक्शन हो गया। अब इंपॉर्टेंटली जब भी तुम नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करोगे उसी टाइम पे उसके एसआई यूनिट्स और उसी टाइम पे उसके डायमेंशंस भी तुमको बताने हैं। वो बहुत सिंपल है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज। कोई नहीं बोलेगा बीच में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं वेट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? देख यहाँ लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ के बता दो। क्या ये? एफ अपॉन क्यू। व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? काय नाही, एफ म्हणजे काय? एफ मतलब क्या? फोर्स। वेरी गुड। और क्यू मतलब क्या? काय माहिती? व्हाट इज क्यू? हाँ, तो फोर्स किस में मेजर होगा? न्यूटन में। और चार्ज किस में होगा? कूलम में। तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस फाइंड करने तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2। और चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। Charge is not fundamental quantity, but electric current is fundamental quantity. What is electric current? Charge upon time. So what is charge? Current into time. What is charge? Current into time. Current को मैं I लिखता हूँ और time को T लिख देते हैं। Very good. तो मुझे बताओ, ये तुम्हारा CET का PYQ बन गया। M1 L1 T-3 I-1। ये आ गया डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का पक्का? श्योर? देन हाँ, वो ए लिखा है तो ए लिखा है, कहीं पे आई लिखते कहीं पे ए लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए लिखना है तो ए लिख दो, डजंट मैटर। ए फॉर एम्पियर, आई फॉर करंट, ऐसा ही होता है वो। एनीवेज, चलो यहाँ ध्यान दो। अब वन लास्ट थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ठीक? पक्का? श्योर? 100%। नाउ रिमेंबर, अगर मैं Q1 को सोर्स मानता हूं, अगर मैं Q1 को सोर्स मानता हूं तो Q2 कौन है? टेस्ट है। राइट? इसका मतलब फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? सोर्स। उसमें कौन है? टेस्ट है। राइट? फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? सोर्स। तो रिमेंबर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, याद है क्या था? याद है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया? ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा, मैंने क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय
r²। तो ये फील्ड किसका है? सोर्स का। तो इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, फोर्स इक्वल टू फील्ड ऑफ 1 और उसमें कौन सा चार्ज है? 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट इक्वल टू फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज। ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये यार ये समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, नहीं तो उधर से ढूंढते रहते हैं आंसर। आंसर ऐसा ही आता है अगर तुमको समझा है तो। सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इधर टेस्ट चार्ज है। अगर मैं उल्टा मानता हूं, अगर मैं मानता हूं कि Q2 सोर्स है और Q1 टेस्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसने किया? Q2 ने। उसमें कौन आ गया? Q1। तो अभी इसी फॉर्मूला को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r² को मैं लिखूंगा Q2 Q1 बाय r² और इधर एक ब्रैकेट डाल देता हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन किसका फील्ड है? Q2 का। तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड इंटू Q1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज मतलब E2 इक्वल टू फोर्स अपॉन Q1। पक्का पक्का, गुड गुड। तो इतना तुमको पता होना चाहिए। तो अभी मुझे दो चीजें बताओ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज आता है और डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। क्योंकि सेकेंड चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 1 कूलम बाय डेफिनेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r²। तो फोर्स के फॉर्मूला में दोनों चार्ज आते हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। अगर मैं पहले चार्ज का फील्ड फाइंड कर रहा हूं तो फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज, और सेकेंड का फाइंड कर रहा हूं तो फोर्स अपॉन फर्स्ट चार्ज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे फ्रॉम इट। और नेगेटिव का? टूवर्ड्स इट। वेरी गुड। तो अगर तुमको इतना समझा तो वी आर रेडी टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो sufficient time will be given to you to write down, इसलिए अभी पहले ध्यान दो यहाँ पे। चलो ध्यान दो, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आप हर कोई अपने लाइफ में यूज कर चुका है, कम से कम एक बार तो यूज किया ही होगा। गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? ये तो केमिस्ट्री है ना। एनोड एंड कैथोड। वेरी गुड। कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना ही पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स of the spark plug used in an automobile engine is 1.25 mm. If the potential of 20 volt is applied across the gap, what will be the magnitude of electric field between the electrodes? पहले तो क्वेश्चन समझ लो, मैं क्वेश्चन और एक बार रीड कर देता हूँ। Gap between two electrodes of a spark plug used in automobile engine is 1.25 mm. तो एक स्पार्क प्लग है। अभी स्पार्क प्लग क्या होता है? मे बी यू नो, लड़कों को शायद पता होगा, थोड़ा सा गाड़ी का ज़्यादा नॉलेज होता है आपको। स्पार्क प्लग वैसे लड़कियों को भी पता होगा, क्योंकि आप लोगों को अगर पता है तो हम लोग गैस चालू करने के लिए लाइटर यूज करते हैं। यू नो लाइटर में क्या होता है पता है? स्पार्क होता है। वैसा ही एक डिवाइस गाड़ी के अंदर होता है जिसको तुम स्पार्क प्लग बोलते हो। अब क्यों होता है? क्योंकि ऐसा है कि पहले था पुराने जमाने में किक स्टार्ट गाड़ी। किक, जब तुम किक मारोगे या जब तुम सेल दबाते हो, सेल स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट होता ना, वो बटन स्टार्ट गाड़ी, राइट? तो उस केस में स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट होता है। चिंगारी क्यों चाहिए? चिंगारी क्योंकि पेट्रोल जो तुमने गाड़ी के अंदर भरा उसको जलाना पड़ेगा, तब जाके हीट प्रोड्यूस होगा, तब जाके वो गाड़ी चलेगा। तो जो तुम पेट्रोल भरते हो ऐसा बाहर जला के पेट्रोल अंदर डालते हो क्या? नहीं ना, अंदर के अंदर बर्न करना पड़ता है। इंजन में दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हो इंटरनल कंबशन इंजन, एक को बोलते हो एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब इंजन के अंदर कंबशन हो रहा है, इंजन के अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है। तो हम लोग जो व्हीकल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ के, पेट्रोल हो डीजल हो, ये सारे के सारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। गाड़ी के अंदर ही हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन स्टीम इंजन, जिसमें तुम पानी को बाहर ही बर्न करके स्टीम बना के इंजन के अंदर इनपुट देते हो।
राइट। तो हम जो गाड़ी यूज करते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन है, इंजन के अंदर ही फ्यूल बर्न होना है। अभी बर्न कैसे होगा, आग लगानी पड़ेगी ना, तो चिंगारी चाहिए। चिंगारी किससे आएगी, स्पार्क प्लग। और पता होना चाहिए आपकी गाड़ी का, बाइक खासकर मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग पेट्रोल टैंक के जस्ट नीचे होता है। वो निकाल दिया तो तुम किक मारते रहो, गाड़ी चालू नहीं होने वाला तुम्हारा। तो पता होना चाहिए लाइटर एंड स्पार्क प्लग आर द सेम थिंग। तो दोनों में एक दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव। तो जब तुम लाइटर का स्विच दबाते हो तो एक इलेक्ट्रोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन का बीम, जिसको तुम बोलते हो स्पार्क। तो स्पार्क प्लग में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दोनों में कुछ गैप भी होता है। तो गैप कितना है, 1.25 mm। तो मैं यहाँ ड्रॉ ही कर देता हूँ बेटर ऑफ। तो हमारे पास ये है एक क्या, इलेक्ट्रोड, ये है दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में गैप कितना है, 1.25 mm, इसको बोल देता हूँ डी। तो हमको साथ साथ में जो गिवन पैरामीटर है वो भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे गिवन पैरामीटर में डी की वैल्यू कितनी है, 1.25 mm, मतलब 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर। और क्लियरली बोला है इफ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप। और तुमको ये भी पता होना चाहिए एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, अभी बोला मैंने। तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट। और आपको पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बताओ। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब ऐसा है कि ये थ्योरी में, आपको सिलेबस में थ्योरी में कहीं पे भी नहीं है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आएगा 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अभी सिर्फ इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या देखा था तुमने अभी, क्या देखा था, न्यूटन पर कूलम। वो एक यूनिट है, दूसरा भी है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस में होता है, वोल्ट में, और डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो वोल्ट पर मीटर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि V/D बस इतना ही करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, लवकर 20 क्या, वोल्ट। और व्हाट इज D, 1.25 इंटू 10⁻³ अच्छा, आपको 1.25 का टेबल पता है, 1.25, 1 जा 2 जा 2.5, 4 जा 5, 4 जा 8 जा 10, पता है 16 से पता है कितना होता है, 20। तो ये हो गया 1 जा एंड 16 जा। और सच में ऐसा होता है, यू डोंट बिलीव कैलकुलेशंस, देख लो, मुझ में मत भरोसा रखो। ये देखो कितना आया, 20। हाँ वेरी गुड, ओके गुड। तो ये आ गया 16 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत भारी क्वेश्चन है, वेरी गुड। और ये जो डायग्राम है ना नीचे का, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा गलत प्रिंटेड है वो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10.6। गुड क्वेश्चन। ये टाइप के क्वेश्चन तुमको सीईटी में आ सकते हैं, तो ध्यान दो जरा। 3 point charges are placed at the vertex of right isosceles triangle as shown in figure। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल विद 2 साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, राइट। और यहाँ पे 10 कूलम का प्लस 10 कूलम का चार्ज है, एक्चुअली 10 माइक्रो कूलम है वो, तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे भी 10 माइक्रो कूलम है प्लस के साथ, ठीक। और बी पे क्या चार्ज है पता नहीं, वो देखते हैं। What is the magnitude and direction of the resultant electric field at point P, which is the midpoint of its hypotenuse? तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, सबका ध्यान यहाँ पे, कोई भी यहाँ देखेगा नहीं, यहाँ ध्यान दो। हमारे पास एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड्स सेम है और राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके 3 वर्टेक्स पे 3 चार्जेस है, उसमें से ए पे चार्ज है, सी पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, ए पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, बी पे क्या चार्ज है देखना पड़ेगा, वो वी विल हैव टू चेक।
आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज था उसका जो मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P पॉइंट, इस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमारे पास एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आ गया आपका राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। उसके 3 वर्टेक्स पे 3 चार्जेस है। तो ये C वर्टेक्स था, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे B पे एक चार्ज है, दोनों +10 माइक्रोकूलम के है। A पे कितना चार्ज है पता नहीं, प्रिंट हुआ नहीं, देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। ये B था क्या? हाँ। ये A था क्या? हाँ हाँ हाँ, गुड, ऐसा है। गुड। और ये मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज का। तो सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर के हिसाब से आपको चार्ज ऑन A दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन B दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन B पता नहीं, सॉरी, चार्ज ऑन C दिया हुआ है। चार्ज ऑन B देखते हैं, चार्ज ऑन C कितना है? +10 माइक्रोकूलम। तो 1 मिनट चेक करने दो, प्रिंट हुआ नहीं है क्या आपके टेक्स्ट बुक में? वैल्यू है क्या वहां पे? हाँ कि ना? तो 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? +2 माइक्रोकूलम। कितना है? +2 माइक्रोकूलम। गुड, क्लियर यहाँ तक? और ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अभी ऐसा है, अभी आप मेरे को बताओगे, वापस तुम्हारा चालू हो गया, 2-4 दिन शांत बैठते हो, फिर वही मोड में आ जाते हो। तो तुम बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जल्दी। अवे की टुवर्ड्स, पता नहीं, अवे की टुवर्ड्स, अवे। तो ये जो P पॉइंट है, ये A, B और C तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो P पॉइंट पे किसका किसका फील्ड है? A का, B का और C का। और ये A पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, वो टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा? अवे। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। सिमिलरली C पे चार्ज पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा? अवे। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू C। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A और ड्यू टू C, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल। क्या करेंगे? कैंसल। और वैसा होता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे, 1/4πε0Q/r²। दोनों पे चार्जेस क्या थे? सेम थे, राइट। और डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। अब डिस्टेंस कितना है वो देख लो। ये साइड कितना था? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? ऐसा कैसा? बताओ, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? का वैल्यू? हाइपोटेन्यूज 5√2 दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। कितना आ गया? 5√2। अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस कितना है? 5√2 का भी आधा, 5√2/2 मतलब 5/√2। तो कितना है ये? 5/√2। अगर ये 5/√2 तो ये डिस्टेंस भी कितना है? 5/√2। तो डिस्टेंस और चार्ज सेम है क्या? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया? हाँ। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम हियर। सो सॉल्यूशन, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। फॉर्मूला तुमको पता ही है, फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला सिर्फ आपको लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। गुड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज C are equal and opposite, and hence क्या हो जाएगा? and hence cancel out। क्योंकि दो वेक्टर जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या होता है? कैंसल। तो P पॉइंट पे C का और A का फील्ड क्या हो गया?
कैंसल। तो किसका बचा, किसका बचा, बी का। बी पे भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो पी पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे होगा, टूवर्ड्स होगा, अवे, तो वो होगा अवे। तो ये हो गया डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, राइट। सो therefore only field at point P is due to B, is due to charge at B, at B. अब what is the formula of electric field? अभी तुमने बताया था, वापस बता दो। 1/4πε0 चार्ज एट बी अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम बी का स्क्वायर। तो तुमको अभी पी पॉइंट का डिस्टेंस सिर्फ फाइंड करना है, कहां से, बी से, मतलब तुमको इतना डिस्टेंस फाइंड करना है बस। इसको आर बी बोल देंगे, राइट। कैसे फाइंड करोगे, डू यू सी दिस इज 90 डिग्री, सो डू यू थिंक दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, यस। दिस इज वन साइड, यस। दिस इज अदर साइड। So using Pythagoras theorem, therefore using Pythagoras theorem, you have hypotenuse क्या है यहाँ पे, AB, तो BA square plus RB square, क्योंकि one side is RB which is basically B to P distance, equal to क्या आएगा, PA square, PA square। तो what is RB square, जल्दी बताओ, पी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। व्हाट इज पी ए, 5/√2, तो 5/√2 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज बी ए, 5 का स्क्वायर। वेरी गुड, गुड। देयरफॉर यू हैव आर बी स्क्वायर इक्वल टू 25/2 माइनस 25 पक्का, श्योर। गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ बताओ क्या गड़बड़ हो गई। दिस इज बी ए, श्योर 100%। हाइपोटेन्यूज है ये, हाँ हाइपोटेन्यूज है ये, बराबर। वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ऐसा लिखा क्या तुमने, लिखा क्या, देखो बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना चाहिए था, आर बी स्क्वायर। हाँ तो मैंने आर बी स्क्वायर को यहाँ लिख दिया ना, हाँ तो ये गड़बड़ हुई ना फिर, हाँ तो ये उल्टा माइनस होगा। तो ऐसा ध्यान दोगे तो समझेगा कि गड़बड़ कहाँ कहाँ हो सकती है, नहीं तो फिर आ गया डिस्टेंस नेगेटिव। मेरा घर यहाँ से -10 किलोमीटर पे है, 5 स्क्वायर माइनस 5/√2 का स्क्वायर, अभी ठीक है। 25 में से 25 का आधा माइनस करो, मतलब 25 में से 12.5 माइनस करो तो 12.5 बचता है वो, है ना। तो 25 में से 25/2 गया, 25 में से 25/2 गया, तो कितना आया, 25/2 ही आया। और ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो जब मैं आर बी, अच्छा वैसे बाय द वे हमको वैसे भी स्क्वायर लगने वाला है, स्क्वायर लगने वाला है ना हमको, यस। तो क्यों रूट लेते बैठेंगे, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर, जल्दी बताओ। 10⁻², तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 10⁻⁴। तो हमको मिल गया आर बी स्क्वायर। अब ये आर बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B इक्वल टू 1/4πε0 QB बाय क्या था, आर बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। व्हाट इज QB, चार्ज एट B, कितना है चार्ज एट B, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 अपॉन आर बी का स्क्वायर कितना आया, 25/2 इंटू क्या, 10⁻⁻4। बस इसको सॉल्व कर लो। अब लुक, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, ये ऊपर गया इधर, यस, 4 और 9 36, अपॉन कितना 25, 10⁻⁹ और -6 10⁻3, और ये -4 ऊपर गया तो कितना
10 raised to 7, right? What is 36 by 25? 1 point something. It is 1 point something. 36 divided by 25, 1.44. तो आ गया 1.44 इंटू 10 रेज टू 7 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर. ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन भी पूछा है, तो व्हाट इज डायरेक्शन? along along BP. So along BP, B से P की तरफ, क्योंकि अवे था. डन.